नमस्ते। विज्ञान भारती ब्रह्मवर्त प्रांत द्वारा आयोजित ज्ञान विज्ञान संवाद पॉडकास्ट कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइडियाज टू इम्पैक्ट सीरीज के अंतर्गत ये पॉडकास्ट शूट हो रहे हैं और जिसका कि आज 12वां एपिसोड हम लोग करने जा रहे हैं। और हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि उनका समय हमें मिल पाया, क्योंकि केवल वो एक शिक्षाविद नहीं, केवल वो एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि वो पर्यावरणविद भी है। उन्होंने भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी प्रभावित करते हैं। पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, वेदर को हम कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं, या ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और जिसका डेटा अगर हमें मिले तो शायद हम लोगों के स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकते हैं, उनके बेहतर जीवन के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे हमारे साथ प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी सर यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद पूरे देश में ये कह सकते हैं कि हाहाकार की परिस्थिति आई। राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरावली को लेकर। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट कार्यक्रम है वो अरावली डायरीज के नाम से है। आज हम अरावली के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं और कैसे कि 100 मीटर की जो कैटेगरी एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करी कि जो पहाड़ के उन्हें ही माना जाएगा जिनकी हाइट 100 मीटर है, उस डिसीजन से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या उससे बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्या ऐसा हो जाएगा कि खनन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। जैसे बुंदेलखंड के क्षेत्र में आप कभी जाएंगे तो बांदा चित्रकूट के बीच में बहुत सारे पहाड़ हुआ करते थे, आज वो सारे पहाड़ गायब हो गए, वहाँ का इकोसिस्टम बदल गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है अरावली के साथ भी होने वाला था, या हम कह सकते हैं कि लोगों की बातों में आ रहे हैं, सरकार की योजनाएं कुछ हैं लेकिन कुछ भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं या सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो हम सभी वैज्ञानिक पहलुओं को लेकर इस पूरे पॉडकास्ट की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो मेरा सर सबसे जो पहला प्रश्न है कि अरावली को दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, क्यों? पहले धन्यवाद कौस्तुभ जी और विज्ञान भारती को कि आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का, और आपको नववर्ष की बहुत सी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरावली निश्चित तौर पर विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में एक है। इसका निर्माण ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2 से 2.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा, और उसमें कई कल्प होते हैं, उसमें एक कल्प के दौरान इसका निर्माण हुआ, जो ज़्यादातर श्रोतागण जो जुड़े होंगे उनको जानकारी होगी कि पृथ्वी प्लेटों पर है, जिसको हाँ, टेक्टोनिक कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स और उन कहते हैं जी। टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से ये पर्वत श्रृंखलाएं बनी। और फिर धीरे धीरे, जैसा मैंने बताया कि अरबों वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ, और धीरे धीरे घिसाव करते 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 आज की जो आज उनका प्रारूप है उसमें आज वो इस तरह से आपको दिख रही हैं। जी। तो उनको फोल्डेड माउंटेन कहते थे। तो फोल्डेड माउंटेन में निश्चित तौर पे ये सबसे प्राचीनतम है। और प्राचीनतम है। घिसाव तरह तरह के जो होते हैं, इरोजन होते होते आज करीब ये इस स्थिति में, जहाँ जो सबसे ऊंचा उनका पर्वत है जिसको गुरु शिखर कहते हैं, माउंट जी, आबू, एक माउंट आबू। काफ़ी प्रसिद्ध हाँ, स्थान है। पर्यटन स्थल है राजस्थान में। जी। वो लगभग मुझे लगता है 1600 या 1700 मीटर की हाइट का है, जो 4000 से ऊपर होगा फीट में। तो बिल्कुल। ये अरावली इस समय इसकी ये स्थिति है। तो बिल्कुल वर्तमान स्थिति सर ने हमको बताई अरावली क्यों 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 सबसे पुराना कहा जाता है, केवल हम कहने के लिए ही नहीं कह रहे, ये वैज्ञानिक तथ्य है। और जो है एएसआई के डेटा से भी आप और जीएसआई के डेटा भी से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से भी मिल जाएगी। अब प्रश्न ये है, क्या अरावली एक पहाड़ों का समूह है मात्र, या आप इसको कह सकते हैं कि ये जलवायु नियंत्रक के रूप में भी हमारा मदद करता है, और करता है तो किस प्रकार से करता है? अरावली पर्वतों का एक समूह है, लेकिन जलवायु को मॉड्यूलेट करने में खासकर दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के जलवायु को नियंत्रण करने में इसका प्रमुख योगदान है। कैसे? हम्म। पहली चीज तो
जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अगर ये नहीं होती तो ऐसा हम्म, माना जाता है कि जो थार मरुस्थल है, जी रेगिस्तान है, वो बहुत तेजी से इन जगहों पे आगे आ जाता। जी तो उनको इन्होंने रोका है। तो एक तो आप देखिए कि बिल्कुल ठीक। थार और को रोकने से और रोकने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी है कि जिस तरह की बरसात इस पूरे क्षेत्र में होती है, हम्म, जो दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं आती हैं, अरब सागर से निकलती हैं, अगर ये पर्वत श्रृंखलाएं नहीं होती तो ये पूरा क्षेत्र, जिसको रेन शैडो बोलते हैं, जो हम्म, बुंदेलखंड है, जो हम्म, बुंदेलखंड रेन शैडो एरिया है, जहाँ पे पूरी हवाएं निकल जाती हैं और बरसात नहीं होती, इसलिए नहीं बहुत ही होती है। शुष्क है वो। हम्म, इन पर्वत श्रृंखलाओं को होने की वजह से मध्य उत्तरी भारत, मतलब मध्य हम्म, प्रदेश और उसके ऊपर का हिस्सा, दिल्ली में और पूर्वी राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हम्म, पर्याप्त मात्रा में रेन कराती है, जी बरसात। तो सेकेंड ये हो गया। तीसरा, जो गर्म हवाएं थार, हम्म, रेगिस्तान और उसके मिडिल ईस्ट से आती हैं, हम्म, उनको ये पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर जो वनस्पतियां हैं, हम्म, शुष्क झाड़ियां हैं, पेड़ हम्म, हैं, हम्म, वो रोकती हैं। जो तो उसकी वजह से जो हीट ज़्यादा हम्म, और बन सकती थी इस पूरी एरिया में, हम्म, एक्सट्रीम हीट कहिए, बहुत ज़्यादा तापमान हो सकता था, हम्म, उसको ये रोकती है। तो ओके। आप तीन तरह से समझ लीजिए कि तीन तरह से सीधे ये हम्म, जलवायु को, इस पूरे क्षेत्र के जलवायु को, जो ये करीब 600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो मुझे हम्म, शुरुआत में मैं हम्म, बता नहीं पाया, हरियाणा से लेकर के गुजरात तक, गुजरात तक है। हरियाणा, दिल्ली, हम्म, राजस्थान और गुजरात तक गुजरात छप। तक है। इसकी वजह से ये मुख्य रूप पे ऐसे जलवायु को मॉड्यूलेट या नियंत्रण करने में काम करती है। साथ में वायु प्रदूषण पे भी इनका है, उनको हम्म, रोकने में कारगर है। तो वो भी ओवरऑल क्लाइमेट का एक हिस्सा है। तो इनको केवल पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में न देख करके, हम्म, बल्कि पर्वत श्रृंखला और साथ में ये किस तरह से पूरी इकोसिस्टम को सबल कर रही हैं और जलवायु को भी मॉड्यूलेट कर रही हैं, हमें उस तरह से इनकी भूमिका को देखना बिल्कुल। तो सबसे चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि जो थार डेजर्ट हम देखते हैं, जैसा कि सर ने आंसर भी दिया, ये थार डेजर्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे और हमारे अगर आप जो मैप को थोड़ा क्लोजली देखेंगे गूगल में जाके, तो आपको दिखेगा एक हिस्सा बिल्कुल येलो, बिल्कुल बैरन आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर आपको एक उभरा हुआ हिस्सा मैप में दिखाई पड़ता है और इसके बाद आप देखते हो तो पूरी ग्रीनरी दिखाई पड़ती है। तो निश्चित रूप से कि ये जो अरावली की 600 किलोमीटर की जो ये रेंज है, अगर ये नहीं होती तो शायद ये जो येलो कलर का आपको बैरन लैंड दिखाई पड़ता है, ये शायद दिल्ली तक भी दिखाई पड़ता है। इसलिए जानना जरूरी है कि अरावली ने केवल थार डेजर्ट को रोकने का काम नहीं करा है, बल्कि इसमें यह भी फैक्ट है कि बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां या ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो शायद अन्य स्थानों पर नहीं मिलती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये सारा चैप्टर शुरू कब हुआ। ये चैप्टर शुरू कर हुआ जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, जिसमें वो एक रीडिफाइन करते हैं कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई जो पर्वत कोई पहाड़ की कोई चोटी है। तो उन्होंने जो 100 मीटर का इशू आया, तो मैं उसी से लेके अब कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अरावली में खनन को लेकर जो हालिया आदेश दिए हैं, उसके पीछे का मुख्य तर्क अगर आप बता पाए कि उसके पीछे का मुख्य तर्क क्या है। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला है, हम्म, जलवायु नियंत्रक है, हम्म, ये चीजें सार्वमान्य है। हम्म, लेकिन इसके साथ ही अरावली के ऊपर हम्म, दोनों तरह से कानूनी और पर्यावरणीय संकट से भी जूझ रही, हम्म, और जिसके कारण बहुत हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। हम्म, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये विचार था हम्म, कि किस तरह से एक इसकी परिभाषा तय की जाए, हम्म, जिससे आने वाले दिनों में जो हम्म, कानून बने हम्म, और जो रेगुलेशंस हों, वो इस पूरी पर्वत श्रृंखला का जो अभी स्वरूप है, हम्म, साथ में जो जुड़ा हुआ पारिस्थितिक तंत्र है, तंत्र है इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम। उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करें, हम्म, इस विचार के साथ उन्होंने ये 100 के मीटर जो है का डेफिनेशन दिया। डेफिनेशन दिया है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, उसमें हम्म, जियोलॉजिस्ट हो गए, एनवायरमेंटलिस्ट हुए, वाटर साइंटिस्ट हुए, इन सारे लोगों का ये मानना है कि 100 मीटर की डेफिनेशन
को की वजह से जो पर्वत या माउंट जिसको बोलते हैं, टीले या डिप्रेशन या छोटी-छोटी वैलियाँ, हम्म, वो एक्सपोज हो जाएंगी हम्म, कई और तरह के कार्यों के लिए। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि हम इस तरह का एक डेफिनेशन या परिभाषा दे रहे हैं जो किसी भी तरह की ऐसी चीजें, चाहे वो खनन है या फिर इलीगल इंक्रोचमेंट है हम्म, या इस तरह के एक्सेस सेटलमेंट है, उनको हम्म, रोकना था। हम्म, और खासकर माइनिंग तब तक ना हो जब तक कि माइनिंग के बारे में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान आने वाला हम्म, है। लेकिन ऐसा लगता है कि 100 मीटर की जो डेफिनेशन है हम्म, उससे जो है एक्सपर्ट्स की राय सहमत नहीं। बिल्कुल। सो जो 100 मीटर का को लेके जो वर्डिक्ट था, तो सर ने उसको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। सोचने की और चिंता की बात यह है कि डेवलपमेंट के नाम पे हमने भारत में जंगल के जंगल खत्म कर दिए, और ये फैक्ट है। वहीं हम जब दुनिया के कई विभिन्न देशों के बारे में सुनते हैं या देखते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना कि जो बीजिंग है, बीजिंग में इस समय एक समय AQI का जो लेवल था वो दिल्ली से ज़्यादा खराब था। बट उन्होंने उस तरीके से वहाँ काम करा, और आज बीजिंग की हवा हम कह सकते हैं कि सांस लेने लायक है। सारा विषय आया ही इसलिए है कि क्योंकि जो दिल्ली हमारी कह सकते हैं कैपिटल है इंडिया की, वहां पर जो पॉल्यूशन का लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए इसको सीधे सीधे जोड़ा गया, और इसको जोड़ के एक तरीके से भ्रामक बहुत सारे तथ्य दिए गए। तो मैं सर को यहाँ पर एक क्वेश्चन इसी के साथ जोड़ूंगा कि जो दिल्ली का पॉल्यूशन है, आपकी नज़र में उसका क्या कह सकते हैं, क्या कौन सी चीजें हैं जो जिम्मेदार है उसके लिए, और एक्चुअल में जो होना चाहिए क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जो अगर आपका कुछ स्टडी इस पे हो तो वो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जरूर एक बार शेयर करें आप। देखिए, दिल्ली के प्रदूषण की मुख्य जो समस्या है वो एक तो वहाँ पे जो अनरेगुलेटेड बर्निंग है, हम्म, मतलब और जो जाड़ों में बढ़ जाती है, जाड़ों की शुरुआत से लेके पूरे जाड़े में। हम्म, जाड़ों की शुरुआत में खेतों में स्टबल जलाया जाता है, हम्म, और दिल्ली के इर्द गिर्द जितने राज्य हैं, खासकर मालूम है पंजाब और हरियाणा में, जिसमें कहा जा रहा है कमी आई है, हम्म, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। हम्म, और दूसरा, जो जैसे जैसे तापमान कम होता है हम्म, वैसे लोगों को अपने को गर्म रखने के लिए, साथ में दिल्ली में बहुत से घरों में भी अभी भी हम्म, लोग, या तो उनके पास एलपीजी नहीं है या फिर एलपीजी रहने के बावजूद ये उनकी व्यवहारिक समस्या कह लीजिए कि वो पानी गर्म करना, खाना बनाना वो बायोफ्यूल यूज़ करते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण है सोर्स के रूप में, और दूसरा कारण है ट्रांसपोर्ट। हम्म, ये दोनों मिल के दिल्ली हम्म, में मुख्य तौर पर अक्टूबर से जनवरी फरवरी में जो आप वायु प्रदूषण की समस्या देखते हैं देखते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब हमने एक मॉडलिंग स्टडी किया था, हम्म, प्रोजेक्शन चुकी है ये। अगर हम ये जिस तरह की चीज़ें जलाई जाती हैं जिनकी हम्म, ज़रूरत नहीं जलाने की, हम्म, उनको हम अगर 80% कम कर दें और ट्रांसपोर्ट, क्लीन ट्रांसपोर्ट कर दें 50%, हम्म, मतलब भारत 4 किसी भी व्हीकल में ना हो, भारत हम्म, 6 हो जाए, हम्म, और साथ में भारत 6 के साथ ज़्यादातर या आधे से ज़्यादा बसेस ईवी हो जाएं, ईवीज हो। तो हम दिल्ली की एवरेज एक्यूआई 6 साल की हम्म, विंटर टाइम की जो 290 है, इस हम्म, समय 6 साल की एवरेज एक्यूआई 290, लगभग सीवियर कैटेगरी में, उसको हम 100 पे ला सकते हैं। इतना ही करने से। ये दोनों चीज़ें अगर हम, मतलब दिल्ली में कोई किसी तरह का हम्म, सड़क से लेके, घर से लेके, इर्द गिर्द दिल्ली एनसीआर में क्षेत्रों में चीज़ें जलाई न जाए, हम्म, और लगभग हम लोग आधा जो एमिशन हो रहा ट्रांसपोर्ट से, पूरा नहीं, हम्म, आधा एमिशन हम ट्रांसपोर्ट का काट दें, तो हम 290 से 100 पे आ सकते हैं। तो अगर 100 पे आ गए तो 100 से 50 आने में आप फिर समझिए। टाइम नहीं लगेगा। तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो एक अगला प्रश्न है कि अरावली अगर सपोज इसका बहुत ज़्यादा दोहन हो जाए या इसको बहुत ज़्यादा काटा छाटा जाए, तो एनसीआर में जो धूल भरी आंधियां और वायु प्रदूषण है उस पर क्या आपको लगता है प्रभाव पड़ेगा? ये
जो शायद जो डर है भी जो दिखाया जा रहा है कि आपने अरावली का दोहन कर दिया तो वैसे भी दिल्ली ऑलरेडी समस्याओं से जूझ रहा है, तो फिर धूल भरी आंधियां बहुत सारी आएंगी और साथ में वायु प्रदूषण भी उसका हो सकता है प्रभाव कुछ ज्यादा पड़ेगा, तो ये तथ्य कहाँ तक सही है? देखिए, अरावली का वास्तव में वायु प्रदूषण कितना असर पड़ेगा इसके हम्म। बारे में हम्म। कोई हम्म। अभी स्टडी ऐसे सामने नहीं हुई है, हम्म। लेकिन चूंकि ये पर्वत श्रृंखलाएं वहाँ पे 650 किलोमीटर में हैं और उसके ऊपर जैसा मैंने हम लोग बात की कि झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, वो निश्चित तौर पे उन्होंने डेजर्टिफिकेशन को रोका है। हम्म। साथ में रीसस्पेंशन जो होते हैं डस्ट के पार्टिकल, सॉइल के पार्टिकल, उनको भी रोका होगा। इस तरह का हम्म। पूरा इकोसिस्टम है। तो ये कॉमन से कॉमन सेंस ये कहता है बात कर लो। कि अगर इनको हम्म। हट इन ये हटी हम्म। तो न ही केवल आपकी डेजर्ट से जो आंधियां आती हैं वो आएंगी, साथ ही जो इन्होंने सॉयल को रोका हुआ पकड़ी हुई जो झाड़ियां हैं, बुशेस हम्म। हैं, हम्म। वो तो जो हम्म। डस्ट का पोल्यूशन दिल्ली में अभी है हम्म। उनको निश्चित तौर पे ये बढ़ा देंगे। ऐसा ऐसा फर्स्ट इंस्टेंस जो चीज सामने आती है जो क्लियर है। क्लियर इसके है। अलावा साथ में जो और अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि ये एक तरह से केवल पहाड़ नहीं है, पहाड़ों हम्म। के ऊपर पेड़ हैं, हम्म। बुशेस हैं। तो पेड़ और बुशेस भी बहुत तरह से हम्म। पोल्यूशन को इंटरसेप्ट करते हैं और हम्म। तरीकों से। तो हम्म। उनका एक अलग तरह से असर पड़ सकता है। हम्म। तो इसलिए एक जो नेचर ने ये चीज बैरियर बनाई हुई है, हम्म। उसको उसमें अगर किसी तरह की मेजर अगर उसमें इंटरवेंशन या चेंज किया जाएगा तो हम्म। उसका असर मूल रूप से प्रतिकूल ही होगा, वो बिल्कुल। सकारात्मक नहीं होगा। एग्जैक्टली। और एक मेरी चिंता और भी है कि ग्राउंड वाटर में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ड्रास्टिक कमी आएगी अरावली से, तो उसको अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाए कि कैसे ग्राउंड वाटर की कमी अरावली के कटने से या छटने से ग्राउंड वाटर में जो कमी आएगी वो किस तरीके से आएगी, अगर थोड़ा सा आप बता सके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ रिजर्वायर का एक तरीके से काम करते हैं और वहाँ पर कह सकते हैं वाटर को ग्राउंड वाटर के फॉर्म में इकट्ठा होता है पानी, पहाड़ उसमें बहुत सहयोग करते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा अगर साइंटिफिकली आप एक्सप्लेन करें तो। देखिए, पानी जब गिरता है तो अगर आपने देखा होगा कि शहरों में जहाँ पे पूरी तरह से पक्की रोडें हैं, रोड हम्म। के किनारे भी पेव्ड रोड है, हम्म। पक्के घर हैं, तो आप देखा पानी आता है, पानी बहुत तेजी से हम्म। बहता है, उसको हम रन ऑफ बोलते हैं, ठीक है। हम्म। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि शहरों में ये समस्या बढ़ने लगी है कि भूगर्भ जल बहुत नीचे नीचे। तेजी से जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हम भूगर्भ से जल को ले रहे हैं हम्म। लेकिन उसका रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। तो आप हम्म। बाल्टी में पानी है, आप उससे केवल लेके यूज कर रहे हैं, अगर लेकिन नल उसको नहीं है रिचार्ज नहीं कर तो रहे हैं धीरे जी। धीरे बाल्टी का पानी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। वैसे ही भूजल है, वो असीमित नहीं है। आप हम्म। केवल यूज करते जाएं और उसमें आप डालें ना, तो हम्म। धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, ठीक। वही स्थिति आपकी अरावली करती है। हम्म। अरावली का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हम्म। बड़ा ही दिलचस्प है। हम्म। उनके जो रॉक है वो यूनिक रॉक है, उसमें हम्म। परफोरेशन है, उसमें छिद्र है। हम्म। जब पानी गिरता है उन छिद्रों से होकर के वो नीचे जाता है। नीचे जाता है जी। साथ में जो पेड़ हैं और वनस्पतियां वहाँ हैं, सो झाड़ियां ही हैं, वो पानी को रोकती हैं। तो वो हम्म। पानी को रोकती हैं तो उनका बहाव धीरे करती हैं। और वो और फिर रॉक में नीचे। छिद्र हैं तो पानी नीचे चला जाता है और बिल्कुल। बहुत अच्छे से वहाँ रिचार्ज करता है। आप समझ लीजिए कि दिल्ली से इर्द गिर्द कितनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है। ज्यादा। दिल्ली हो गया, गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद है, नोएडा है, बड़े बड़े वहाँ पे शहर हैं। और कुल मिला के मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगी हम्म। बनिस्बत और कई इस तरह के जो क्षेत्र हैं हम्म। कैपिटल रीजन इंडिया के। हम्म। इसके बावजूद अभी इन्हीं वजहों से हमें कोई पानी की मेजर समस्या नहीं हुई नहीं हुई है। है। दूसरा, कई इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से नदियां निकली। हम्म। तो ये जो नदियां हैं, साहबी है, लूनी है, ये नदियां भी हाँ। पानी फिर लेके और जगह ले जाती है। तो केवल उस एरिया में ये आपका भूगर्भ के जल को संचयित हम्म। और फिर रिचार्ज नहीं कर रही हैं,
ये पानी और जगह जहाँ ये नदियाँ जा रही है पानी ले जा रही है, तो उन क्षेत्रों में पानी दे रही है। तो आप सोचें कि अगर इसमें किसी मेजर तरीके से फिर इंटरवेंशन किया गया, तो आपका जो ये पूरा एक वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिचार्जिंग है, उस पे बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। एंड जो इसी का एक जो लास्ट पार्ट है कि वाइल्ड लाइफ, एक तरीके से अरावली ने जो है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि एनसीआर रीजन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी और इतना ज़्यादा अर्बेनाइजेशन हुआ है कि मुझे लगता है कि जो ग्रीनरी बस वही हमको दिखाई पड़ती है जो शायद पिछले 10 साल में लगाई गई है, क्योंकि आप देखिए पूरा का पूरा साफ कर दिया गया है। तो अब वो वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हुई, तो वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होने के बाद में फिर जानवर निकलेंगे, फिर वो आते सुना खबरें सुनाई पड़ती हैं कि गलियारों में घूम रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं। तो इस वाइल्ड लाइफ को कहाँ तक प्रोटेक्ट करती है अरावली? देखिए, अभी बहुत ही नेचर का बहुत बड़ा गिफ्ट है ये सब चीज़ें। इसको ऐसे आप देखिए कि नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। हिमालयास का जो रेंज है उसको आप सब जानते हैं, उसको शिवालिक बोलते हैं। शिवालिक कहते और शिवालिक दिल्ली से थोड़ी दूर पे शुरू हो जाता है। हैं। दिल्ली देहरादून जाए शिवालिक, और जी बहुत जी। चीज़ें उसके पहले ही शुरू हो जाती हैं, ठीक जी है। जी। और दिल्ली हरियाणा की इस तरफ आई है तब अरावली में। हम्म तो मैं अभी सोच रहा था इस बारे में, अभी मेरे दिमाग में मुझे लगा कि कैसे हम बताएं कि श्रोतागण इसको अच्छे से समझ सके। हम्म सोचिए कि अरावली से शिवालिक तक एक नेचुरल कॉरिडोर दिया था हम्म नेचर ने, प्रकृति ने। जन जन जल जंतुओं जंतुओं और उनको मूव करने के लिए। हम्म अब आप सोचिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और निश्चित तौर पे आपको ये अच्छा लगेगा। आप दिल्ली से और बंबई तक 4-6 लेन की बहुत अच्छी सड़क है, आप जा रहे हैं, वो कॉरिडोर कहा जाता है। हम्म आप खुद जा रहे हैं कार से, हम्म ठीक। आप कहीं गांव के पास से सड़क गुजर रही है, आप अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, और अचानक आप देख रहे हैं आधा किलोमीटर सड़क एकदम गायब कर दी गई। हम्म अब कल्पना करें, अब आप क्या करेंगे? आपको जाना है, कहीं कुछ नहीं है, आधा मतलब दूर 1-1.5 किलोमीटर आपको सड़क गायब दिखी, हम्म लेकिन आपको जाना है। आप दिल्ली से दूर हैं, आप बंबई के कहीं नजदीक नहीं है, हम्म तो आप क्या करेंगे? कहीं कोई रास्ता देके पैदल या गाड़ी लेके नीचे जो भी है उतारेंगे जहाँ बनाई। और आप गांव से जाना शुरू करेंगे। वही जंतुओं के साथ हो रहा है। एक नेचुरल कॉरिडोर था जिससे जंतु, उनको वनस्पति मिलती थी, उनको पानी मिलता था, और साथ में उनको हर तरह का भोजन, अगर वो हम्म मांसाहारी है तो उनके भोजन, शाकाहारी उनके भोजन, और मूव कर रहे थे इस कॉरिडोर में। हम्म कहाँ? शिवालिक से लेके अरावली होते हुए फिर विंध्या और नीचे वाले अपना और हम्म मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उसमें चले गए। इसीलिए तो हमारे टाइगर पूरा मूव करते हैं, टाइगरों का पूरा मूवमेंट ऐसे ही होता है। बिल्कुल ठीक। और आपने अगर उस उन कॉरिडोर को हम्म कहीं कहीं ब्रेक कर दिया, हम्म तो क्या करेंगे? मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब वो जब उनको कॉरिडोर नहीं मिलेगा, तो वो क्या जाएंगे? वो जो जहां हम्म मानव सेटलमेंट है, ह्यूमन हम्म, सेटलमेंट है, वहां जाएंगे। बिल्कुल तो ह्यूमन और जंतुओं के बीच में टकराव स्वाभाविक है। बिल्कुल। अगर आप सड़क टूटी है, एक दिन शायद आप गांव से गुजरे तो आपको छोड़ देंगे। आप कल्पना करिए कि साल भर सड़क टूटी रहे और सैकड़ों वाहन गांव से गुजरे, तो क्या हम्म गांव के लोग उसको अच्छा मानेंगे? हम्म तो वही उस समस्याएं तरह आ की रही। समस्या सामने आ रही सो अरावली को लेके बहुत सारी चीज़ें तो समझ में आई कि अरावली के ना रहने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट ये भी कटु सत्य है कि डेवलपमेंट तो कह सकते हैं आज की ज़रूरत बन गई है। आप देखिए जो जितनी ज़्यादा डेंसिटी है दिल्ली के आसपास, और हम जब उसको एक हब बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हब बना रहे हैं, तो ऐसे में आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगी, लोग आएंगे रहेंगे, फिर आपको जंगल काटने पड़ेंगे, मकान भी बनेंगे। लेकिन उसका कुछ ना कुछ तरीका तो होगा कि हम एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकें, कि प्रकृति के साथ हम एक सामंजस्य बना सकें। तो उसको आपको देख के क्या लगता है, क्या विकल्प है जो कह सकते हैं, जैसे ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, अरावली को कैसे बचाएं और डेवलपमेंट भी होता रहे? इसमें अगर आपके कुछ सजेशंस मुझे लगता है आए तो दर्शकों के लिए भी बेहतर है, और शायद हमारे प्लेटफॉर्म से बात ये सरकार तक भी जा सकती है कि कुछ ऐसे सजेशंस जो आप देना चाहें जिसमें अरावली को सेव भी कर ले, हम एक डेवलप कर लें और इकोसिस्टम जो है वो एक बना रहे, उसमें कुछ पॉइंट्स बताएं। देखिए, अगर ग्रीन वॉल जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, निश्चित तौर पे वो सराहनीय है। हम्म हमें ये मानना पड़ेगा कि अरावली बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। अरबों साल से जो सिस्टम है और जिसके बहुत से
हमने देखा कि कैसे वो जलवायु, प्रदूषण, जल और जो हमारे नेचुरल हैबिटाट है उसको उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया है। तो हमें ये देखना पड़ेगा और क्लियर एक पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा हम्म। कि अरावली के पूरे इकोसिस्टम को हम्म। प्रोटेक्ट करना एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल। और उसको प्रोटेक्ट करते हुए हम्म। फिर हमें देखना होगा कि कहाँ पे कैसे प्लान्ड सेटलमेंट हो। मतलब अरावली 650 किलोमीटर है और हम्म। लगभग 4 राज्यों से जा रही, 4 राज्यों से जा रहे, ठीक है। तो इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ हम्म। जहाँ से अरावली जा रही है हम्म। इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस, पूरी तरह से, चाहे वैली है, चाहे माउंट है, चाहे पहाड़ है, पूरा हर एक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट हम्म। एट ऑल लेवल्स, अरावली को जो डेवलपमेंट प्लान में वो एरिया चिन्हित करनी होगी। जी। और तब जब हम प्लान करेंगे हम्म। और कुछ चीज़ों को पूरी तरह से हमें करना पड़ेगा कि ये नहीं होनी चाहिए, तब बिल्कुल। जाके हम उसको और प्रोटेक्ट कर पाएंगे और साथ में हम डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। एग्जैक्टली तो जैसे सर का कहना, तो मुझे लगता है कि तो वो ये कहना भी चाह रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कि जो कुछ केस स्टडी हमको जरूर करनी चाहिए। दुनिया के कई देशों में ऐसी दिक्कतें आई, फिर उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी वैसे ही निकाला कि जो ग्रीन बना रहे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी रोड्स बन रही हैं, वो उसमें वो ऐसी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि जो जंगली जानवरों के आने जाने आवागमन का जो मार्ग है वो बाधित ना हो। इवन चाइना में हम लोग बहुत सुनते हैं। बाहर जाने से बेहतर अगर हम अपने यहाँ भी देखें, तो आप देखिए जो हमारे यहाँ किले बने हुए हैं, मुझे लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा किलों की बात करें तो राजस्थान में बहुत किले हैं। जितने भी किले बनाए गए, जितने भी रास्ते बनाए गए, उस समय पे जब इस तरह की ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तब भी प्रकृति के साथ सामंजस्य था। और उनको मालूम था कि इस ये पूरे किले की जो वॉल है, एक पार्टिकुलर टाइम के बाद सबको इसके अंदर ही रहना है, जिससे कि जो स्वतंत्र या स्वच्छंद विचरण करने वाले जो जीव हैं, वन्य जीव है, वो अपना आवागमन आसानी से कर सके। तो ये इकोसिस्टम शायद हमने ब्रेक करा है ये भागती दौड़ती जिंदगी में। तो सर का भी कहना है, और मुझे मुझे भी समझ में आता है कि हमको केस स्टडीज करनी चाहिए अपने पहले के समय में भारत में किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं थी, और दुनिया के देश उसका क्या सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। साथ में मैं सर से कहूंगा कि ये जो फाइनल जो राउंड है हमारा, अगर इसमें उनको लगता है कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें अरावली को लेकर और पार्टिकुलर दिल्ली को केंद्र में लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली एक बहुत विकट समस्याओं से जूझ रहा है। और इवन अभी आपने बातचीत के दौरान अपना भी एक्सपीरियंस बताया कि मैं कुछ समय के लिए गया और आपको भी कुछ कंजेशन जैसा महसूस हुआ, और जो लोग रह रहे हैं तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन खराब है। तो उसको दिल्ली को केंद्र में रखते हुए अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और यहाँ दर्शकों को बतानी चाहिए, तो मैं आपका स्वागत करूँगा। देखिए, जैसा मैंने कहा कि पहली चीज़ तो हमें हर व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें बढ़ना है। और ये आज हम इसको भूल रहे हैं, लेकिन भारत में ये सदियों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परंपरा रही है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, मैं ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन एक दो उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे अगर आप देखें कि हाथी, एलिफेंट, हम्म। जो बहुत ही प्यारा जानवर है, एशिया के बहुत से कंट्रीज में हम्म। 2000 साल पहले हाथियों की संख्या लगभग बराबर थी। हम्म। ज्यादातर कंट्रीज में हाथी आज की डेट में नगण्य हो गए, नगर। लेकिन भारत में करीब 37,000। ऐसा क्यों हुआ? हम्म। क्योंकि हाथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ऐसे सिंबल बनाए, हम्म। उसको विम्ब बोलते हैं, जिससे कि आप कनेक्ट करिए। पूजा में हम्म। हाथियों का यूज, स्पोर्ट्स में हाथियों का यूज, हम्म। युद्ध में हाथियों का यूज किया गया, जंगल से लकड़ियों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हाथियों का यूज किया गया। हमारे पास 37,000 हाथी हैं, और आप देख सकते हैं कि कई बड़ी कंट्रीज में एशिया में हाथी 300-400 रहेंगे। हम्म। ऐसे ही बहुत से और उदाहरण आपको मिलेंगे भारत में। हमें उसको तरफ सोचना पड़ेगा कि क्या अरावली केवल रिजॉर्ट बनाने के लिए है? क्या अरावली लैंडस्केप अच्छा लगता है तो बहुत सी रेजिडेंशियल कॉलोनी वहाँ बनाई जाए? जैसे एक जगह सुप्रीम कोर्ट ने हम्म। कुछ साल पहले
तो डिमोलिश। फरीदाबाद में पूरा उसको वो किया, इंस्ट्रक्ट किया कि इसको हटाया जाए, या अरावली का महात्म्य, उसकी महत्ता और कहीं ज्यादा है। तो हम जब उस तरह से उस डायरेक्शन में सोचेंगे तो हमारा पूरा जो है वो दृष्टिकोण बदल जाएगा। साथ ही साथ जैसे दिल्ली के वायु प्रदूषण में हम ये सोचेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना हमारे लिए हम बेटर है, हम अपनी तरफ से मिशन को कट कर सकते हैं, या क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब ज्यादा यूज करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे, क्या हम कहीं पे भी देखेंगे सड़क किनारे कुछ जल रहा है तो हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताएंगे या ये प्रयास करेंगे क्यों ना जले। क्योंकि जब तक हम इसको एक मास मूवमेंट नहीं बनाएंगे, अगर हम यह मानेंगे कि कुछ एजेंसी, कुछ लोग, केवल सरकारी तंत्र इसको ठीक करेगा, तो मेरे ख्याल से हम उस डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाएंगे। हमें सोचना होगा कि ओवरऑल पर्यावरण और अरावली जैसे आपने कहा उसको प्रोटेक्ट करना हम सारे लोगों की जिम्मेदारी। जब हम सारे लोग एक साथ सोचेंगे तो हमारे पास तो इतनी परंपराएं हमारी हैं कि हम इसको कर सकते हैं आराम से साथ। बिल्कुल। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पॉलिटिकल एंगल लेके ऐसे गंभीर विषयों पे हमको नहीं चलना चाहिए। ये बात सभी के सोचने की है। जैसा कि सर ने कहा, एक मास मूवमेंट की ज़रूरत है, एक मास अवेयरनेस की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से अगर पूरी आप गुरु पर्वत की बात करें या अरावली के एक हिस्से में अलवर का स्थान बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है, वहाँ पर एक भानगढ़ किले का नाम भी सुना होगा। तो ऐसे किंवदंती थी कि वहाँ पर ऐसे कुछ भूतिया घटनाएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग रात के वहाँ से नहीं निकलते हैं। या मैं ये कह सकता हूँ कि लोग वहाँ पे आने जाने से भी बचते हैं। अगर माइनिंग भी आप देखेंगे तो पार्टिकुलर उन जहाँ पर ये भानगढ़ का किला है वहाँ पर ना के बराबर है। मुझे लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत समझदार थे। उन्होंने शायद बनाया ही इसलिए था कि ऐसे तो लोग मानेंगे नहीं, वो तो आएंगे, वो तो जाएंगे, उनको तो आना है, लेके जाना है। लेकिन अगर शायद डर छोड़ जाए वो, तो वो डर के कारण शायद वो दूर रहेंगे। तो हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे और उनकी ही बातों को आज शायद हम फॉलो कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें जब नई स्टडी निकल के आती है तो हमें लगता है मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, अरावली रहे या जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास तो कल एयर खराब थी तो हम तो प्योरीफायर लगा लेंगे, तो हम एयर प्योरीफाई कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक चिंता का विषय है। एक सर ने आज एक कह सकते हैं ऐसे घंटी बजाइए कि अरावली हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको उसके संरक्षण के बारे में मिलकर प्रयास करना है, पॉलिटिकल एंगल से दूर रहना है और मास मूवमेंट की आवश्यकता है। और अगर हम शायद ऐसा करेंगे, हम स्वयं जिम्मेदार बनेंगे, तो निश्चित रूप से हम अरावली का संरक्षण कर पाएंगे। और शायद अरावली के संरक्षण से ही उत्तर भारत में जो हम थार मरुस्थल से बचे हुए हैं, हम बचे रहेंगे। इस पॉडकास्ट में आज इतना ही। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने व्यस्ततम समय से आज हम लोगों को समय दिया और इस विशेष और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।